एक दिन सुबह में उठे कहे ईवीएम हैक है, और दोपहरिया होते होते चुनाव जीत गए, कहे ना ईवीएम बढ़िया है। शाम होते होते फिर मन पलट गया, ए भाई कुछ तो हैक हो सकता है। अरे भाई एक चीज पर टिके रहो तब न जनता खड़ा होगी आपके साथ। भाई सोनिया गांधी परिवारवाद करेंगी तो राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता बना देंगी। देश का नेता तो देश के आदमी को न चुनना है, कोई मान रहा है। लालू जी तेजस्वी को आरजेडी का न लीडर बना देंगे, बिहार का लीडर तो उसको लड़के ही न बनना पड़ेगा। इसी मधेपुरा में लालू जी यादवों के सबसे बड़े नेता चुनाव हार गए। अगर सब आदमी जाते पर वोट देता तो कैसे हार जाते लालू जी। हमारा घर परिवार का आदमी भी कहता है भैया बिहार में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, आपको मार देगा, तो खगड़िया में जाइएगा तो ये हो जाएगा, तो यादव जी लोग आपको घेर लेगा, तो आपको मोदी जी का भक्त घेर लेगा। आज तक हमको कुत्ता भी नहीं काटा। ईवीएम के हैक होने में तीन पहलू है। एक तो है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैक हो सकता है कि नहीं, थियोरिटिकली तो हो सकता है, लेकिन करने के लिए ऑपरेशनली 10 लाख बूथ पर वो व्यवस्था बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं। कि भैया मोदी जी को वोट बिहार में कौन आदमी दे रहा है? मोदी जी के जात का तो एको आदमी बिहार में नहीं रहता। अगर हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को वोट दिया कौन? पहले तिरंगा का टोपी लगाता था, भगवा का टोपी लगा के वोट ले रहा है। सबसे पहले ये कैंपस गौशाला है और मैं गौशाला का सेक्रेटरी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सम्मान करूँ मधेपुरा की तरफ से। और देखो मैं अपनी जगह पे आ जाऊँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मधेपुरा के क्रांतिकारी धरती पर आपका स्वागत है, क्योंकि मधेपुरा राजनीतिक चेतना का केंद्र है। और पूरी दुनिया में अगर मंडेला की चर्चा है तो भारत में मंडल की चर्चा है। जो मंडल की धरती है, मंडल की धरती पर प्रशांत किशोर जी का स्वागत करता हूँ। और जहां तक यूपी और बिहार की बात आपने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस है, उसमें मैं मानता हूं कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस उत्तरी बिहार में कहीं भी है, मैं पूरा देश भी जाता हूं और मैं देखता हूं तो मधेपुरा इसका एक केंद्र है। इसलिए मैं एक बार पुनः मधेपुरा आप आए हैं और मधेपुरा से परिवर्तन होगा, परिवर्तन दिखेगा और आपका सोच कामयाब होगा, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी बात, एक बहुत कम सवाल है मेरे कि मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ। मैं गौशाला का सेक्रेटरी हूँ, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन हूँ और एक दैनिक जागरण अखबार में मैं रिपोर्टर भी हूँ। मैं आपका सारी बात लिखा हूँ और मैं छापूंगा भी। मेन है कि अभी भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। उसके बाद अगर प्रशांत किशोर सच को सच कहने का जुर्म कर रहा है, पार्टियां नहीं बनी है, मुझे लगता है कि 2025 में आपकी पार्टी बनकर तैयार होगी। और ये जो ग्रासरूट लेवल पे काम हो रहा है वो लाजवाब काम है और ऐसा लाजवाब काम है जो आज तक किसी भी नेता ने, बिहार के बेटा ने नहीं किया है। गांधी जी के बाद ग्रासरूट लेवल पे अगर कोई बिहार का बेटा आगे चला है समाज को लेकर, ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है। मैं मानता हूं कि बिहार में जाति पे वोट होता है, धर्म पे वोट होता है, संप्रदाय पे वोट होता है, लेकिन अब वो चीजें वो चीजें समाप्त हो रही है। अब परिवर्तन होगा आने वाले दिनों में, चाहे 2025 का चुनाव हो विधानसभा का या ये 2024 का लोकसभा चुनाव हो, अब जाति धर्म पे वोट नहीं होगा, आपका मिशन कामयाब होगा। लेकिन मैं कहता हूं जब आप आएंगे आपका सोच कामयाब होगा तो भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। प्रशांत किशोर आगे आएगा तो आपके भी पीछे ईडी लगा दिया जाएगा, सीबीआई लगा दिया जाएगा, आपको भी जेल के सलाखों के अंदर आ जाएगा। आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जनता के लिए, आपने कहा कि 11 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें जो मैंने मदद किया उस मदद से बिहार को मैं ग्रासरूट लेवल पे मदद कर रहा हूं, तो फिर आप पे ही होगा कि ये इतना कैसे हो रहा है, ईडी पहले लगाओ। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक ईवीएम पे मुद्दा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक जिसमें लगा हुआ है वो हैक होता है और अब देश के चुनाव विश्लेषक में अव्वल है, सर्वोपरि है, पूरी दुनिया जानती है। मैं आपसे प्रशांत किशोर जी मैं ये भी चाहना चाहूँ ईवीएम को कैसे रिमूव किया जाए, या अच्छा है या बुरा है, इस पर भी हो। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है, भाई भतीजावाद मेन मुद्दा है, इस पर कैसे हो, इन तमाम चीजों को आप लेके आगे बढ़िए। हम तमाम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। फिर एक यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार और प्रशांत जी को बहुत ही कोटि कोटि नमन, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि आज तक गांधी जी के बाद किसी ने बिहार में मूवमेंट नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जेपी मूवमेंट था, जो कि जेपी मूवमेंट 1971 में आया था, लेकिन उसके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके पास कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मुझे फख्र हो रहा है कि सर के पास सब कुछ है, सब कुछ है। मैं तहे दिल से इतना मतलब हृदय से विदार हो गया हूं कि जब कहा जाता है कि वन हार्ट इज फुल देन टंग इज म्यूट, तो मेरा आज संग म्यूट है, सब कुछ सुन के देख के पढ़ के, लेकिन बस मेरा क्वेश्चन नहीं होगा कुछ, मेरा केवल सहयोग होगा। और ये सहयोग है कि
मैं झलार प्रखंड के श्रीनगर पंचायत से बालीगांव से बिलोंग करता हूं और अभी पंचायत समिति प्रतिनिधि हूं। सर ने लिखा है कि 1000 लोगों को रोजगार की व्यवस्था करना, तो मैं सर से यही कहूंगा कि हमारे पास में भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो लाया हूं जिसमें 100% रोजगार दे दिया जाएगा लोगों को। तो अगर सर की इजाजत हो तो मैं सर को भेंट भी करना चाहता हूं। धन्यवाद। ठीक है, पदयात्रा के दौरान हम लोग सारे तरह के सुझाव डॉक्यूमेंट लेते ही हैं। तो पदयात्रा का आप लक्ष्य पढ़ रहे हैं कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा करना, इसका विजन डॉक्यूमेंट, उसका कार्यक्रम बनाना, बनाकर जनता के बीच में चुनाव से पहले रखना, बाद में नहीं, ताकि हर पंचायत का आदमी ये देख सके कि उसके पंचायत में 1000 लोगों को, नए लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। आपने जो पत्रकार महोदय ने सवाल उठाया है, देखिए ईवीएम हैक होता है, नहीं होता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर टीका टिप्पणी करना बेमानी है। इसलिए बेमानी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं और हम उन विषयों पर कमेंट नहीं करते हैं जो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन एक बात, हम ईवीएम के हैक होने में 3 पहलू है। एक तो है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैक हो सकता है कि नहीं, थियोरिटिकली तो हो सकता है, लेकिन करने के लिए ऑपरेशनली 10 लाख बूथ पर वो व्यवस्था बनाना इतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं। क्योंकि 10 लाख बूथ है, कितना लाख कर्मचारी उसको कोई ढोता है, कोई लाता है, कोई साफ करता है, कोई वोट दिलवाता है। इतना आदमी के सामने आप मशीन गड़बड़ कीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं, ऐसा संभावना कम है। और तीसरी बात, मान लीजिए कि हैक हो रहा है और आप विपक्षी पार्टी हैं और आपको लगता है कि हैक हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको न्याय यात्रा नहीं करना चाहिए, आपको किसान का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, यही मुद्दा बनाकर पहले देश में आंदोलन करना चाहिए, तबे ना कोई सीरियसली लेगा। जब ईवीएम में आप एक ओर से कह रहे कि हैक भी है और फिर चुनावों में जा रहे हैं, देश भर का सब विपक्षी पार्टी अगर खड़ा हो जाए कि भाई हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम रहेगा, तो हमने जनता उसको गंभीरता से लेगी। तो आधे मन से किया हुआ कोई प्रयास, आधे मन से लगाया हुआ आरोप, जनता भी कहती है भाई जब जीतते हो तो चुप हो जाते हो, जब हारते हो तो ईवीएम हल्ला करने लगते हो। तो इसलिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उसी बात पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए जिस पर आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। जैसे आप देखते हैं नेता लोग कहता है कौन कितना सीट जीतेगा, कौन हारेगा। आपने कहा हम बड़े विशेषज्ञ हैं, हम जीवन में एक ही बार खाली बंगाल में बोले कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, उसको 77 आया, तभी तो विश्वसनीयता बनी हुई है। नीतीश जी को बोले इनको 5 सीट नहीं आएगा, भाग के भाग गए भाजपा में। अगर रोज रोज कहिएगा बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के, तो जनता भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। तो ईवीएम मुद्दा अगर है तो मुद्दा कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए, हमको आपको बनाने का कोई हक नहीं है, हमारा कोई लोकस नहीं है। जो राजनीतिक दल है उसको न बोलना चाहिए। एक दिन सुबह में उठे कहे ईवीएम हैक है, और दोपहरिया होते होते चुनाव जीत गए कहे ना ईवीएम बढ़िया है, शाम होते होते फिर मन पलट गया, ए भाई कुछ तो हैक हो सकता है। अरे भाई एक चीज पर टिके रहो तब न जनता खड़ा होगी आपके साथ। तो विपक्षी दलों की ये कमी है कि अगर ईवीएम पर आपको शक है, जैसे पहले बूथ लुटाता था, तो बूथ लुटाता था तो आदमी चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया। आदमी लड़ा ना कि भाई बूथ नहीं लुटाना चाहिए, गांव में गोली चलता था, मर्डर होता था, लोग लड़ के वोट देने जाते थे, तब न रुका, बूथ लुटाना बंद हुआ। तो मैं तो बूथे लुटाना ना है, अगर मान लीजिए लुटा रहा है तो उसको आपको लड़ना पड़ेगा, खाली कहने से लुटा रहा है तो बात नहीं बनेगी। आपने कहा जाति की बात, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको बिहार के होने के नाते एक आग्रह करूंगा, इस बात को आप लोग कहना बंद कीजिए कि बिहार में ही सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है। हम देश भर में चुनाव कराए हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जाति पर वोट नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग गरीब और पिछड़े हैं, तो किसी को बात होता है कहता है बिहार तो ऐसा इसलिए कि सब जाति पर वोट होता है। अगर बिहार में सब जाति पर वोट होता है, अगली बार जब कोई बोले बिहार के बाहर का आदमी, तो उससे जरा पूछिएगा कि भैया मोदी जी को वोट बिहार में कौन आदमी दे रहा है? मोदी जी के जात का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। अगर हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है तो मोदी जी को वोट दिया कौन, ये बता दीजिए। तुरंत कहिएगा भैया उनको तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर दिया। तो यहाँ मुसलमान भाई लोग बैठे हुए, ये लोग लालू जी को काहे वोट दे रहा है? लालू जी के जात वाले हैं ये लोग भाजपा के डर से दे रहा है लालू जी को। तो ये खाली कह देना कि सब इसी मधेपुरा में लालू जी यादवों के सबसे बड़े नेता चुनाव हार गए। अगर सब आदमी जाते पर वोट देता तो कैसे हार जाते लालू जी? एक जाति भी एक विषय है। जैसे 10 मुद्दे पर चुनाव होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जाति भी है, लेकिन जाति एकमात्र मुद्दा नहीं है।
जाति भी एक मुद्दा है, दोनों में फर्क करना समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए हैं, सब लोगों का स्वागत है, सब लोगों का अभिनंदन है। अब प्रशांत जी के साथ जो लोग फोटो सेल्फी लेना चाहते हैं, अब ईवीएम की बात बता दिए तब क्या बोलना। तो बोलिए बोलिए। ईवीएम, मेरा नाम मुन्ना सिंह सेंगर है, भटपुरा पंचायत मेरा घर है। ईवीएम पर हम बोल रहे हैं, लालू जी के टाइम में एक आदमी 10 वोट गिराते थे और हम 1 वोट गिराते थे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे ईवीएम के बारे में? माइक को लेके हम चर्चा हो रही है, हम तो अपना मत रखा। हम 1 वोट गिराते थे, बगल में आदमी 10 वोट गिराए थे। परिवर्तन क्यों? सब होमगार्ड को मधेपुरा में वहां पप्पू यादव वोट छापा जीता हुए छाप के जीते थे। हमारा घर अलग अलग में दिन को चलना मुश्किल होता था। नीतीश जी 10 साल अच्छा काम किए, लेकिन जब से लालू जी मोदी जी हुए हैं प्रधानमंत्री 14 के बाद गड़बड़ा गए। हम बीजेपी में महामंत्री, हमारे गांव में घटना हुआ, जो घटना किया वो 3 लाख रुपया दे के एसपी को राजेश कुमार और डीएसपी थे अजय यादव और स्वदेश यादव जिला अध्यक्ष, अच्छे आदमी मधेपुरा जिला छोड़ के पूर्णिया जिला गया। जो घटना किया 3 लाख टका दिया एसपी को, डायरेक्ट एसपी को मुख्यमंत्री संपर्क पैसा लेकर काम कर रहा, वो आदमी रोड पे घूम रहा था। ईवीएम पर बोलने में क्या दिक्कत है? ईवीएम पर बोले कि हम 1 वोट गिराते थे, बगल में 10 वोट गिराता था। नहीं देख, ये बात तो हम बोल ही चुके हैं भाई, इसमें क्या है कि बहुत बहुत ठीक। ठीक ठीक, बोलिए बोलिए भैया। ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रशांत भैया, आपको हम यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आपसे छोटा सा सवाल है। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पप्पू यादव है, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, वार्ड नंबर 1 नगर परिषद मधेपुरा। आपसे एक छोटा सा सवाल क्या है, परिवारवाद। परिवारवाद हम 10 साल से सवाल हम पूछने के लिए बहुत बेचैन थे, किससे पूछे वहां पूछे, क्योंकि परिवारवाद का जो है ना 10 साल से, जब से मोदी जी आए हैं तब से परिवारवाद की बात होती है। हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे दिल में जो सवाल आया है कि किसान का बेटा यदि किसान हो तो परिवारवाद की बात नहीं होती, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो तो परिवारवाद की बात नहीं होती, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, परिवारवाद की बात नहीं होती। हम एक गांव से, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर गंगरिया प्रखंड में कमलजोरी में पड़ता है। मेरा पिताजी दादाजी हल चलाते थे, मेरा पिताजी की सेवा टीचर हो गए, हमको पढ़ाने के लिए यहाँ पर हम राजनीति करने। तो हम 10 साल से क्यों परेशान है इस सब से? जब से मोदी जी आए, मोदी जी जब से हमें परिवारवाद की बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जिसको परिवार नहीं है तो परिवार की दिक्कत नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, और जिनको परिवार है वो तो परिवार का दिक्कत समझते हैं। आपसे हमको सवाल ये करना है कि आप अभी राजनीतिक में आए हैं, बहुत तो बना है, आज अपने खुद बिहार की दिक्कत को लेकर सामने अपने जनता को दिखाने आए हैं। कल आपका बेटा, यदि आप पैसे वाले हैं, डॉक्टर बनाना चाहिएगा, इंजीनियर बनाना चाहिए, जो भी बनाना चाहिएगा आप बना सकते हैं पैसा वाले, लेकिन जेनेटिक गुण यदि मेरे समाज में माता पिता सब बोलते हैं, बुजुर्ग पढ़े लिखे बोलते हैं जेनेटिक गुण बेटा में आता है। यदि आपके बेटा को जेनेटिक गुण आ जाए राजनीतिक का, क्योंकि आप राजनीतिक में नहीं है, तो क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर हो रहा है, उससे भी बात नहीं होती, तो हम जानते हैं कि जेनेटिक गुण होता है। क्योंकि मेरा बेटा 20-22 साल का, मेरे बेटा में हमें स्पोर्ट्स करते थे, हम बेटा को पढ़ाना चाहते, लेकिन यदि कहीं को मिलता है ना, कहता आपका बेटा तो खेला जबरदस्त खेलता है, तो हम बोलते हैं उनको पढ़ने दिए खेलने को, तो कौन को बोल देता है बेटा में जेनेटिक गुण आ गया। यदि आपका बेटा राजनीतिक में आ गया प्रशांत भैया कल के दिन में, तो आप क्या कीजिएगा? अपने बेटा को अपने पार्टी से निकाल दीजिएगा और ये कहिएगा मोदी जी बोले हैं कि परिवारवाद हो जाएगा, तो आप अपने बेटा को दूसरे पार्टी से ले लीजिएगा। देखिए, बात परिवारवाद की जो राजनीतिक टीका टिप्पणी है उसको किनारे हटा दीजिए। जो व्यापकता में अगर इस परेशानी को आप समझना चाहते हैं, तभी आज हम सुबह में भी कह रहे हैं कि परिवारवाद सोनिया गांधी कर रही हैं, लालू यादव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। परिवारवाद की परेशानी दूसरी है। नीतीश बाबू का लड़का तो नहीं राजनीति में है, लेकिन उनके पार्टी में नेता वही बनेगा जिसको नीतीश बाबू चाहेंगे। इसलिए नहीं कि नीतीश बाबू या लालू यादव सोनिया गांधी में खराबी, इसलिए कि वो पार्टी उस तरह से बनाया गया, बनाया ही लालू यादव ने है।
तो स्वाभाविक है उनका लड़का ही बनेगा। अगर जमसुराज को प्रशांत किशोर बनाएंगे तो ये अगर हम कह रहे हैं कि हम अपने लड़का को हटा के आपके लड़का को बना देंगे तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं होगा। इसीलिए बनाते समय ही ये ध्यान रखना है कि प्रशांत किशोर का दल न बन जाए। दूसरी बात पर आ जाए, परेशानी क्या है परिवारवाद से। बिहार में 30 वर्ष में, इसको एकदम ध्यान से रखिए, ये आंकड़ा याद, 30 वर्ष में जितना लोग सांसद विधायक बना है वो हमने अध्ययन कराया, लिस्ट बनवाया तो पता चला 1250 परिवार का आदमी ही यहां सांसद विधायक बना है। दल चाहे कोई भी हो। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं उनका भी अभी उदाहरण देंगे। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार रहता है, लेकिन विधायक सांसद सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने। वो परिवारवाद नहीं है, वो परिवारों का कब्जा है, क्योंकि पैसा उनके पास है, राजनीतिक समझ उनके पास है, पहचान उनके पास है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर गांव गांव चलेंगे तब आप जानिएगा कि ये प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर का लड़का अगले ही दिन जान जाएगा, सब आदमी अच्छा ही प्रशांत किशोर का लड़का है। लालू जी ने 40 वर्ष संघर्ष किया तब यादव के नेता बने, उनका लड़का जब जन्म लिया तब नेता बन गया। ये परेशानी का कारण है। भाजपा जो आप कह रहे हैं मोदी जी परिवारवाद का बात कर रहे हैं, यहां भाजपा ने किसको बनाया अध्यक्ष? सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के बेटा है। जब इस राज्य में जब कांग्रेस का राज था तो शकुनी चौधरी जी यहीं बगल के जिला से विधायक और मंत्री थे। फिर लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। फिर नीतीश जी का दौर आया, उसमें भी वो विधायक और मंत्री बन गए। आज अब भाजपा को भी जब लग रहा है कि हमारा दौर है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। अब जनता की परेशानी देखिए, आप कांग्रेस से खिसियाए कि कांग्रेस को हटा के लालू को लाएंगे, तो शकुनी चौधरी तो कांग्रेसों में थे या लालुओं में थे। लालू को आप सोचे कि उखाड़ के फेंक देते हैं, नीतीश को लाएंगे तो नीतीशों में वही शकुनी चौधरी है। आप सोचिएगा कि नीतीश को हटाओ भाजपा को लाओ, उसमें भी शकुनी चौधरी है। कल होकर जमसुराज आ जाएगा तो उसमें भी शकुनी चौधरी का लड़का बाप बेटा भतीजा आ जाएगा। तो उससे परिवर्तन कहां हुआ? आदमी तो, और खाली एक आदमी का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। आप मधेपुरा में बैठे हैं, हर विधानसभा ब्लॉक में देख लीजिए 4-5 परिवार है, वही दोनों ओर से पलट के लड़ता है। उससे दिक्कत है, नए आदमी को अवसर ही नहीं है। जनता तो आपको हटा रही है। मुखिया को एक को हराया, एक को जिताया, विधायक को हराता है, भाजपा को हराओ, कांग्रेस को लाओ, फिर उसमें वही बैठा हुआ है। भाजपा में 303 गो एमपी है, 164 एमपी कांग्रेस वाला। हम लोग कह रहे कांग्रेस को साफ करो, तो 164 को तो कांग्रेस का एमपी जाके भाजपा में जीत गया। तो नया कहां हुआ? जनता से खाली टोपी पहन के, पहले तिरंगा का टोपी लगाता था, भगवा का टोपी लगा के वोट ले रहा है। भाई सिंधिया जी तो जब मनमोहन सिंह थे उसमें भी मंत्री थे, अब मोदी जी बने तो इसमें भी मंत्री बने हुए। इस नजरिए से लोगों को परिवार से दिक्कत है। ये कोई भी आए घूम फिर के आप अपने पार्टी में बन जाइए, दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि सत्ता में आप ही रहिएगा। जो आता है देख लीजिए, जितना है अभी मुरली देवड़ा इंदिरा गांधी के जमाने से मंत्री थे, मोदी जी आए तो उनका लड़का भाग के उधर चला गया, यहां मंत्री बन जाएगा। आरपीएन सिंह के बाबूजी कांग्रेस में थे, अब आरपीएन सिंह मंत्री बन जाएंगे। जिसका बाबूजी जहां था जो जिधर हवा हुआ उधर भाग लिया। इससे जनता को परेशानी है। आप अपने दल में नेता बन, इससे क्या होता है? भाई सोनिया गांधी परिवारवाद करेंगी तो राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता बना देंगी। देश का नेता तो देश के आदमी को न चुनना है, कोई मान रहा है? लालू जी तेजस्वी को आरजेडी का न लीडर बना देंगे, बिहार का लीडर तो उसको लड़के ही न बनना पड़ेगा। वो चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण है कि आप सीधे अपने बाप के नाम पर बेच के इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड हो रहे, वो दिक्कत का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोगों के साथ जब आएंगे मधेपुरा, प्रशांत किशोर जी 25 से 30 दिन आपके जिले में रहेंगे और हर प्रखंड में जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप साथ चलिएगा, सवाल भी पूछेंगे। सब लोग आए, बहुत कई साथी हम, आप एक 7-8 आदमी ने हाथ उठाया, हम सब लोगों से माफी मांगेंगे क्योंकि आगे भी आप लोगों से बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक हुई, अब फिर और भी बैठक प्रस्तावित है। तो उस बैठक को भी प्रशांत जी आज आपके बीच आए हैं और फिर आएंगे। जब मधेपुरा आएंगे तो चलेंगे ही आपके साथ, आपके सारे सवाल का जैसे जवाब। इतना बात कह रहे हैं क्या मतलब? सर आप कहते हैं कि गरीब के बच्चे हो या कोई भी हो, सबको सिखाएंगे, लड़ाएंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि वो सुरक्षित नहीं है। शासन प्रशासन का मेल उसी पे चलता है जिसके पास पैसा हो, और गरीब का बच्चा को जो इस लाइन में आप लाते हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? भैया पहली बात तो आप ये समझिए कि समाज का अगुवाई करना है तो कलेजा होना चाहिए।
बिना कलेजा के कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना? आप में बुद्धि कम हो ज्यादा है चलेगा, बुद्धि कम ज्यादा हो चलेगा, आपका सलाहकार सब होशियार रह सकता है। मान लीजिए आप नेता हैं, आपका सलाहकार होशियार, आपको बुद्धि कम है लेकिन सलाहकार होशियार है, काम चल जाएगा। आप नेता हैं, पैसा नहीं है, पैसा वाला आपको मदद कर देगा, काम चल जाएगा। एक चीज ऐसा है जिसका कोई उपाय नहीं हो, जिगर। अगर ये कलेजा नहीं है तो नेतागिरी नहीं हो सकता। हम यहाँ आए हैं, इतना बड़ा व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें एगो हवलदार है कहीं, एगो डंडा लेके कोई खड़ा है? 18 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। हमारा घर परिवार का आदमी भी कहता है भैया बिहार में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, आपको मार देगा, तो खगड़िया में जाइएगा तो ये हो जाएगा, तो यादव जी लोग आपको घेर लेगा, तो आपको मोदी जी का भक्त घेर लेगा। आज तक हमको कुत्ता भी नहीं काटा। जिसको जिगर नहीं है वो समाज का नेतृत्व तो क्या करेगा? इतना तो आपने किसी ने कहा ईडी सीबीआई लगा देगा, ठीक बात है। अगर आप इतना डरिएगा तब तो फिर नेतागिरी काहे कर रहे, तो घरे बैठिए। दोनों काम नहीं हो सकता। आप समाज के अगुआ भी रहिएगा और पीछे छुप के भी रहिएगा, दोनों कैसे होगा? आगे रहिएगा तो गोली लगेगा ही आपको, तभी ना समाज आपको आगे मान रहा है। आप हमको रास्ता बता दीजिए कि झुंड के जो आगे रहेगा वो पीछे छुप के कैसे रहेगा, ये बता दीजिए। आपको तो आगे चलना ही है, तो वो जिगर आपको लेकर ही पैदा होना है, तभी तो आप नेता बनिएगा। नहीं, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। डरिए मत, इतना डरिएगा तब तो काम में चल जाएगा। नहीं तो डर थोड़ा बहुत समझदारी सबको होना चाहिए। अब जाके आपको डरने का मतलब ही नहीं जाके कुआं में गिर जाइए, लेकिन अननेसेसरी डरने का कोई वजह, हम चोरी किए नहीं है तो काहे डरेंगे? ठीक है, कोई 4 दिन बदमाशी करेगा, पकड़ लेगा, यही तो करेगा तो उसके लिए तैयार रहिए। क्या कर सकते हैं आप? उसको कोई उपाय नहीं है। अब उस डर के मारे आप खड़े नहीं होइएगा तो कैसे, तब तो बातें खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र है अभी देश के। अभी देखिए मोदी जी का लोग कह रहा है 400 सीट जीतेंगे, 600 सीट जीतेंगे। अब पंजाब का 50,000 किसान जाके खड़ा हो गया है, उसको मार देंगे? दम है मारने का? कितना बड़ा नेता है, मार के जरा दिखा दीजिए तो जरा वहां किसान को। आदमी खड़ा हो जाएगा, जनता से ज्यादा किसी को ताकत है। 5,000 आदमी खड़ा हो तो बड़ा बड़ा नेता का पसीना छूटता है, हम लोग देखे नहीं है। 5,000 आदमी कहीं खड़ा हो जाए, बड़े बड़े प्रशासन, पूरा केंद्र सरकार लगा हुआ, मुश्किल से 5-7 हजार किसान है। राहुल गांधी को रोक लेगा, लालू यादव को रोक लेगा, 5 रुक रहा है, रोज उछल कूद के पहुंच जाता है। और सरकार उनसे बात भी कर रही है डर के मारे। जनता को जगे रहना चाहिए। आप जगे रहिएगा, कोई नहीं डरा पाएगा। अब डरिएगा तो आपको बिल में घुसा देगा। अब जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाला जो लिखा है कोई बदल सकता है? इंदिरा गांधी को इतना सिक्योरिटी वाला मार दिया, हम आप कितना सिक्योरिटी लेके चलिएगा? जिसको मारना है ऊपर वाला लिखा, पूछिए जिसको। सवाल ही केवल नाम और सवाल। मैं डॉक्टर रविशंकर यादव, मुखिया ग्राम पंचायत बढ़ाई। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें ज्यादातर पंचायती राज प्रतिनिधि आए हुए हैं। हमने देखा 2001 में बहुत ज्यादा पंचायत को पैसा कम था और पावर बहुत ज्यादा अधिक था, और धीरे धीरे आते आते अभी 22 आते आते सारे अधिकार पंचायत का खत्म हो चुका है। और इस पर हम कुछ सवाल यही चाहते हैं। पंचायत, देखिए पंचायत का खाली अधिकार नहीं खत्म हुआ है, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, हो गया है उसका केंद्रीकरण। आज बिहार में हम भी रहे हैं, यहाँ पर नीतीश बाबू, और अगर भाजपा है तो भाजपा, लालू जी है तो लालू जी, तेजस्वी यादव, 2 आदमी और उसके 5 अफसर, वही पूरा बिहार चला रहा है। आज भाजपा है तो नीतीश बाबू, भाजपा का जो मुख्यमंत्री है और 5 गो अफसर, वही सरकार चला रहा है। बाकी सारे लोगों का अधिकार धीरे धीरे, जैसा आपने बताया 2001 के बाद, वो धीरे धीरे सब कुछ सीएमओ में मुख्यमंत्री ने अपने अंदर समाहित कर लिया। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके मन से हारने का डर ही खत्म हो गया। आप मुखिया जी लोग जाइएगा 4 लाठी चलवा देगा, टीचर जाइएगा 4 लाठी मरवा देगा, क्योंकि नीतीश बाबू को यह भ्रम हो गया है पीछे के 10 साल के अनुभव से कि जनता वोट किसी को दे। आप कांग्रेस को दीजिए, लालटेन को दीजिए, भाजपा को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो आदमी डरता ही नहीं है। ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। बात नीतीश कुमार के विरोध का नहीं है। अगर हम लोग ये डर नहीं पैदा करेंगे तो हम लोग के बाल बच्चों का भला नहीं होगा। जिस दिन नेता ये डरेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। अगर वो डरेगा कि मुखिया जी लोग पर लाठी चलेगा तो मुखिया विरोध करेगा, तब ना पर लाठी नहीं चलेगा। वो जान रहा है कि आपका अधिकार वापस ले लेंगे। बीएडा में आप लोग हल्ला मचाए कि हम लोग लाइट का पैसा तो साइन नहीं करेंगे, 2-4 महीना हल्ला किए, फिर लाइन पर आ गए, सब लोग साइन कर रहे हैं डर के मारे। जितना वार्ड सदस्य लोग हैं इस बार खेत बेच बेच के चुनाव लोग लड़ा है,
अब बेचारे लोग 1 रुपया अयबे नहीं किया इस बार। अब वो क्या करेंगे? उसको डरे नहीं है कि 1.25 लाख अगर वार्ड सदस्य हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, हालत खराब हो जाएगा नीतीश कुमार का। तो वो डर जब तक नहीं रहेगा तब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। और रास्ता यही है कि विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का भी और संसाधन का भी। पंचायती राज का जो अधिनियम बना है उसको जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है 1/3 संसाधन विकास का राशि। यहाँ पर सब लोग को नल जल में ही मुखिया और सारा वार्ड सदस्य को लड़ा दिया। 1/3 विकास का राशि पंचायती राज की व्यवस्था के माध्यम से खर्च होना चाहिए। 2001 से 2022 तक बिहार में 3% से कम राशि ही पंचायती राज के माध्यम से खर्च हुआ है, नल जल को शामिल करने के बाद। आपके पास पैसे नहीं तो जो एगो रोटी है उसी को लूटने में सब लगा हुआ है। मुखिया चाह रहा हमको मिल जाए, वार्ड सदस्य कह रहा हमको मिल जाए, समिति कह रहा भैया हमको तो मिलवे नहीं किया, जिला परिषद कह रहा है तो सब तो मुखिया जी लोग लूट रहा है। वो आपस में सबको लड़ा के और अपने ऊपर चौधरी बन के बैठे हुए नीतीश कुमार या जो भी सत्ता में बैठा है, वो नीचे के आदमी का अधिकार ले लिया। जो थोड़ा बचा है उसी में मारा मारी में सब लोग पड़ा हुआ है। और कोई साथी? हेलो, धन्यवाद। मैं कहना चाह रहा था कि आपने क्लास रूट पर ज्यादा करके आदमी को जांच करके परख करके प्रतिनिधि बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये प्रक्रिया कैसा है कि हमें लगता है कहीं इसमें कहीं छेद तो नहीं है कि ऐसे प्रतिनिधि भी दिखाई पड़ रहा है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सत्ता के समय में ढेर सारे अनैतिक काम किए। उनको आप किस तरह जांचते हैं, कैसा परखते हैं? हम कहते हैं इसमें कोई कमी तो नहीं रह रही है। ये रोज लोग सवाल करता भैया सही लोग कैसे चुनिएगा? आपके यहाँ सभा में जो बैठा हुआ है तो सब सही आदमी, इसका कौन गारंटी देगा? हमारे पास कोई यंत्र तो है नहीं कि हम लगा के बता दें कौन सही कौन गलत। हम पैदल चलते हैं, लोग आकर कहता भैया आपके बगल में चल रहा है तो बालू माफिया था, आप भी तो सब गड़बड़े कर रहे हैं। अरे भाई तो हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पास ऐसा कौन ऐसा यंत्र है कि वो गलत आदमी आए तो उसको झटका लगे वो भाग जाए? ये कभी हो सकता है? सही और गलत का पैमाना, उसकी पहचान समाज है। आप समाज में रहते हैं, हम आपको दावा कर रहे हैं, आप किसी गांव में चले जाइए, गांव में जाकर आधा घंटा 2 घंटा पूछिए कि गांव में 2 अच्छा आदमी कौन है। कोई भी आदमी पूरा गांव आपको बता देगा कि वहां अच्छा आदमी कौन है। वो मजबूत हो या नहीं, आप जाके पूछेगा यहाँ मजबूत आदमी कौन है, चुनाव जीतेगा, वो अलग नाम है। अच्छा कौन है इस समाज को पता है। अब वो अच्छा आदमी अपनी स्वेच्छा से किनारे बैठा है या उसको समाज ने धकेल के किनारे कर दिया है। तो प्रयास यह है कि उन सारे अच्छे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाए। लेकिन जैसे आपने कहा उसमें छेद नहीं होगा, बहुत छेद होगा, बहुत इसमें गलत आदमी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी कोई अच्छा आदमी व्यवस्था में है, उससे पूछिएगा भैया काहे नहीं भ्रष्टाचार सुधर रहा है, तो कहता है कि व्यवस्था में इतना ऊपर से नीचे चोर भरा हुआ है कि हमारे ईमानदारी से भी कोई फायदा नहीं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रयास यह है कि व्यवस्था में इतना अच्छा आदमी को लाया जाए कि अगर 2-4 छेद से गलत आदमी आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। कोई व्यवस्था ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% उसमें आदमी सही हो। और दूसरी अंतिम बात, ये बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगाया जा रहा है? इसीलिए लगाया जा रहा है कि जो गलत आदमी है वो अपने आप इसमें समय के साथ छटेगा। गंदा पानी अगर ग्लास में है उसको टेबल पर अस्थिर रख दीजिएगा, अपने आप गंदगी धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। तो जो आदमी अगर गलत है वो हड़बड़ी में पैसा के जात के दम पर आएगा, भैया कल प्रशांत किशोर से मिले, आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, भाजपा से नहीं मिलेगा, जंतुराजे से लड़के जीत जाए, उसको पता चलेगा कि अभी तो 2 वरिष्ठ दल नहीं है, तो अपने आप छोड़कर भागेगा। साल भर धीरज रखेगा, उसको पता चलेगा भाई इसमें तो उपाय नहीं है पैसा देके टिकट लेने का, अपने आप छोड़कर भागेगा। तो घबराने से नहीं होगा। जो व्यवस्था बनाई जा रही है इसी में से समाज में अच्छे लोग नहीं है ऐसा मत मानिए। दही में मक्खन है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को जब आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया मक्खन निकल आता है। समाज भी वैसे ही है, हर गांव में पंचायत में अच्छे लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज को मत कर वैसे लोगों को निकाला जाए। 10 में अगर 5-6 को भी अच्छा निकल गया तो अपने आप व्यवस्था सुधरेगा। नमस्कार सर, मैं आशुतोष मदमरिया से आया हूँ और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक जितने भी नेताएं उन्होंने अभिभाषण दिया, आपने संवाद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको संवाद से बहुत सारी मेरी जो प्रश्न था मेरे पास, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि इस तरह का परिवेश न तो हम मेरी पीढ़ी में नहीं देखा है
और न हमने मेरी पुरानी पीढ़ी में देखा है जिसमें एक नेता से सीधे संवाद कर सके। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, क्योंकि आपको बताना कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए सूरज से दूर दिखाने की जैसे है। तो ये बात मैंने करते मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, बिहार में जो जातिवाद, जो वंशवाद, जो परिवारवाद का जो स्वरूप चलता आ रहा है, लोगों को किस तरह से जागरूक करे कि वो वंशवाद में जुड़े, और वंशवाद का ऐसा क्या मोटो होगा जिससे लोग प्रेरित हो कि वंशवाद को मैं वोट दूं। और दूसरी बात है कि हम समाज में जाते अगर हम किसी नए आदमी का प्रचार करते हैं तो सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा परदादा होते हैं, जाए तो वोट को दें, वोट काटेगा, इससे वोट लेगा। इस भावना को कैसे बदला जाए, इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। और अपना जनाधिकार कैसे साबित करें कि मैं जनसमाज में जुड़ा हूँ, आप भी जुड़िए, किस तरह से जुड़िए और लोग हम पर क्यों विश्वास करें, मैं सिर्फ मार्गदर्शन आपको चाहता हूँ। धन्यवाद। गौशाला के सेक्रेटरी हैं। हम आग्रह करेंगे कि जो सज्जन सवाल पूछें तो केवल नाम और सवाल, बहुत भूमिका में बड़े लोग सब लोग हैं तो बड़ा लंबा समय लग जाता है, अपना नाम लेके अपना सवाल जो करना है वो केवल करें। धन्यवाद है। मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं गुलाब कटन से हूँ, भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ, एक्स जिला परिषद है और पत्नी को भी प्रमुख बनाया गया। चलिए, जहाँ तक सवाल की बात है, हमारे बिहार, हमारे अतीत और विरासत की जहाँ तक बहुत सी पसंद लोगों ने बात किया है, हमारे कहने का मतलब यह है जो गांधीवाद की जो सिद्धांत है, बहुत बात आपने बोले हैं, हम सुने हैं, बट तो हमारे बिहार की चाणक्य नीति की तो बात करते हैं आप, मैं थोड़ी सी बौद्ध जी की भी बात कीजिए, तब मानव में वह बौद्धिस्ट ज्ञान जब तक इनको नहीं होगा ये मानव का सेवा नहीं कर सकते। यही मेरा सवाल है सर, ये बहुत ही अहम सवाल है, बौद्धिस्ट ज्ञान भी दीजिए, काल्पनिक बात करते हैं मगर आध्यात्मिक भी बात कीजिए, तब मानव समझ सकेंगे जो हम अंतिम व्यक्ति का कैसे सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सभा में आज पदयात्रा को मुख्य नायक माननीय प्रशांत कुमार जी, प्रशांत किशोर जी, और इनके सभा में उपस्थित आज आपसे रूबरू तक जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपके चेहरे को देखने के लिए तमाम जिले के विभिन्न प्रखंड से आए हमारे प्रतिनिधिगण, हम तमाम सबक आभारी हैं। आपको मधेपुरा की धरती में बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने आपका बहुत सारी बात को सुने, जहां तक आपने कहा सवाल के रूप में, तो सवाल बहुत सारे होते हैं, लोग को भिन्न भिन्न तरह का सवाल होता है। मैं उस और नहीं सवाल में थोड़ा सा आपका जो अच्छी लगा, आपका क्या अच्छा लगा, क्या आपका खराब लगा, मैं तो उन पर देखो तो बोलने का काम करूंगा। सबसे पहले मैंने आपका पद यात्रा बहुत अच्छा लगा। पद यात्रा एक ऐसा यात्रा होता है जो हर घर, हर जीवन, हर परिवार, बस सवाल 1 मिनट के लिए क्या मैच दिए हैं तो आप मैच खेल नहीं पाएंगे, अब 1 मिनट के लिए जाइए आप, सवाल बहुत होती है हमको, आप मेरे मैच बने रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, क्योंकि मैच आप मांगे हैं तब तो भाई आपको मैच लेंगे। सर, आपका एक शब्द है पद यात्रा, और दूसरी मैं तमाम प्रतिनिधि से कहना चाहूंगा कि आपका जन स्वराज बहुत अच्छी बात है। जन मन होता है जनता, सुमन होता है सुंदर, राज मन होता है राज, सुंदर राज आप जनता के बीच लाने के लिए चाहते हैं, इसके लिए भी हम तमाम आपके उपस्थित हैं। आपके इस लेखनी में 2 चीज हैं जो बहुत अच्छा लगा, एक है सही लोग और दूसरा है सही सोच। दोस्तों, हमारे बीच जितने बैठे हुए हैं अपने अपने जगह से निश्चित रूप से सही लोग हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कितने बार उम्मीदवार बने हैं, जीते हैं और सेवा कर रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं, फिर भी आपके बीच कुछ सीखने के लिए भी उपस्थित हैं। दूसरी है सही सोच, ये बहुत अच्छी चीज आपने लिखा है, सोच बदलना है, सही सोच लाना है। इसमें मेरा एक सवाल होता है, सवाल यह होता है जो सही लोगों का आप तमाम बैठे हुए पहचान चुके हैं। जब चुनाव आता है, हम भी 2001 से पंचायत का सेवा करते आ रहे हैं सर, 2001 में आया, 2011 में आया, 2019 अभी भी वर्तमान में। एक मिनट, हम यहाँ बैठे हुए हैं, सवाल सब लेंगे, हम यहाँ 2 घंटा बैठने हमको दिक्कत नहीं, पूरी सभा की अगर सहमति हो, अगर आप सवाल पर आइए तो हम जवाब देंगे। सवाल मेरा यही है सर, जो आज अभी लोगों का सवाल ये बदला हुआ है, कोई भी ईमानदार प्रतिनिधि अगर घर में आज तक काम करते हैं तो चुनाव का समय आता है तो उनका स्थिति पंचायत में घर में इस तरह से पहुंचा देता है, उस समय अच्छे काम करने वाले प्रतिनिधि को लगता है कि हम अच्छे काम करते ही लोगों के बीच पहुंचने के बाद उसे सही वोट देने का काम जनता ने नहीं करता है।
एक काम अच्छे काम करने के बावजूद भी ठोकर मिलता है। दूसरी बात यही है जो सही लोगों की पहचान, सही लोगों की पहचान के लिए आपने आवाज उठाई है, जिसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपका यात्रा मानो, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। आग्रह करेंगे कि केवल सवाल देखिए, एक पहले सज्जन ने बताया अध्यात्म की बात, तो अगर आपने गांधी को पढ़ा समझा है तो गांधी से ज्यादा, गांधी राजनीतिक व्यक्ति थे लेकिन साथ में उन्होंने, उनकी खूबी यही थी कि उन्होंने अध्यात्म और बौद्धिक चेतना को भी उसमें समावेशित किया। उसके लिए अलग से कोई आध्यात्मिक चीज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो कीजिए उसको, जो प्रीचिंग से पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो दूसरों को सिखा रहे हैं वो करके देखिए, और हमारी जहां तक सवाल है तो आप हमारे कहने पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हम लोग के धर्मशास्त्र में बताया गया है कि कथनी के बजाय करनी को देखिए। जो हम कर रहे हैं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक लगे तो जुड़िए, न ठीक लगे तो मुंह से तो सब अच्छा ही बोलता है। दूसरे सज्जन ने क्या सवाल किया वो तो ज्यादा समझ में हमको नहीं आया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सही आदमी खड़ा होता है चुनाव में हार जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये आप जनता की विद्वता पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि अगर आप जनता की विद्वता पर उंगली उठाएंगे तो आप अपने पर भी उंगली उठा रहे हैं, लोकतंत्र पर भी उंगली उठा रहे हैं। सही या गलत हम जितना भी प्रयास करें, अगर जनता इसको सही नहीं मानती है तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई, इसको और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। खाली ये कह देने से कि जनता तो सब जात में बटा हुआ, जनता तो बुर्बक है, फिर वही गांधी की बात कहेंगे। उस जमाने में जब गांधी खड़े हुए होंगे तब तो देश की आजादी का सवाल था। उस समय भी समाज में 10-20% आदमी जमींदार था, अंग्रेजों के लिए काम करता था। उस समय भी अंग्रेजों के सेना में इंग्लैंड से ज्यादा भारत का ही आदमी था। उस आदमी तो हमेशा विरोध में रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये कह देना कि सारा समाज एकदम से उसका चेतना मर गया है, ऐसी बात नहीं। आप पंचायती राज से चुनाव लड़ने की बात कहे, हम आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं। बिहार में यहाँ ज्यादातर मुखिया और पंचायती राज से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। 90% पिछले चुनाव में 90 मतलब 10 में 9 वार्ड सदस्य और 10 में 8 मुखिया चुनाव हारा है। आपके मधेपुरा में भी देख लीजिएगा। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। अगर नल जल में गलती हुआ तो जनता ने एक एक आदमी को चुन कर, जो अच्छा था उसमें वो भी खींचा गया। विधायकी में और एमपी में होता यह है कि उसके पास विकल्प नहीं है। जनता के पास विकल्प नहीं है, जाए तो जाए कहां, तो मजबूरी में उसको देना पड़ रहा है। तो उस मजबूरी को, जनता की मजबूरी को बेवकूफी मत मानिए। और अगर समाज में जनता को समझाने की जरूरत है तो जन सुराज का पहला उद्देश्य यही है कि पहले जनता को समझाया जाए, फिर एक नया दल बनाया जाए, फिर एक योजना बनाया जाए। ये तीनों काम एक साथ होगा तो विकास होगा, तो परिवर्तन आएगा।